राधा एक बहुत ही मोटी लड़की थी। उसे खाने पीने का बहुत शौक था, लेकिन उसका वजन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था, जिसके चलते उसके माता पिता उसके खाने को लेकर खूब रोक टोक किया करते थे। लेकिन फिर भी राधा अपना खाना कम नहीं करती। कुछ टाइम बाद उसकी शादी के लिए अमित नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। तभी उसकी माँ सुनीता उससे बोलती है। राधा तो खा खा कर भैंस हो रही है। अपना खाना कम कर ले। आज तेरे एक लड़के का रिश्ता आया है। कल वो लोग तुझे देखने के लिए आ रहे हैं। अगर वो मुझे देखने आए हैं तो मैं क्या करूं? उनके लिए मैं अपना खाना पीना छोड़ दूं? बेटा, लोग जीने के लिए खाते हैं। एक तू है कि खाने के लिए ही जीती है। आजकल के लड़के स्लिम होने के लिए पागल है और तू है कि मोटी होती जा रही है। माँ देखो, बार बार मुझे मोटी मत बोलो, क्योंकि मेरे मोटापे से मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत सुंदर लगती हूँ। और वजन कम करने की क्या ही जरूरत है? जिसे मुझे पसंद करना होगा वो मुझे ऐसे ही पसंद करेगा। अगर ऐसी ही बात है तो तू जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी, क्योंकि आजकल के जमाने में सभी लड़कों को आंटी नहीं बल्कि स्लिम लड़कियां पसंद होती हैं। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। तुझे जो खाना है खा, मैं तुझे नहीं रोकने वाली हूँ। जब देखो जब खाती ही रहती है बस, के अलावा तुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। सुनीता इतना कहकर वहां से चली जाती है, लेकिन राधा पर अपनी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता। अगले दिन सरोज राधा को देखने के लिए घर आ जाती है और राधा को पसंद करके रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि सरोज को पतली नहीं बल्कि मोटी लड़कियां पसंद थी, जिसकी वजह से अपने घर जाकर वह अपने बेटे अमित से बोलती है। बेटा, मैंने तेरे लिए लड़की पसंद कर ली है और जल्दी से जल्दी उसके साथ मैं तेरी शादी करवा दूंगी। माँ, आप शादी करवाने की बात कर रही हैं, कोई कपड़े पसंद करने की नहीं। जो आपने बोल दिया और मैं उसके लिए हाँ कर दूंगा। इसका मतलब तू मेरे खिलाफ जाने के लिए बोल रहा है? तो मेरी पसंद की भी लड़की से शादी नहीं करेगा तू? माँ, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मैं अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। मैंने बस इतना बोल दिया है और अब आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं पहले लड़की देखूंगा और फिर उसे पसंद करूंगा। अगर वह मुझे पसंद हुई तो ही मैं शादी करूंगा। इसका मतलब तुझे मेरी पसंद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए तू लड़की को देखने की बात कर रहा है। तुझे पता है ना कि हमारे घर में बड़े ही रिश्ता तय करते हैं। हमारे घर में शादी से पहले लड़के लड़कियों को नहीं देखते हैं। माँ, मैं पुराने जमाने की सोच को लेकर अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकता हूँ। मैं बिना लड़की देखे शादी नहीं कर सकता हूँ। और वैसे भी आपको लड़की दिखाने में परेशानी क्या हो रही है? आपने तो लड़की पसंद कर ही ली है ना, और अगर आपने पसंद की है तो फिर वो अच्छी ही होगी। मेरे हिसाब से तो लड़की अच्छी ही होगी, लेकिन अगर तूने देख लिया तो तू जरूर मना कर देगा, क्योंकि तुझे सूखी लड़कियां पसंद है और मुझे गोलू मोलू। और इस घर में मेरी ही पसंद की आएगी बहू, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अमित को अपनी कसम देकर रिश्ता तय कर देती है, जिसके चलते अमित को बिना लड़की देखे ही शादी के लिए हाँ करना पड़ता है। अमित शादी के मंडप में बैठा लड़की का इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर बाद लड़की सामने से आती है, जिसे देखकर वह डर जाता है, क्योंकि वह दिखने में बहुत ही ज्यादा मोटी थी। तभी वह धीरे से अपनी माँ को बोलता है। माँ, ये लड़की तो बहुत मोटी दिखाई दे रही है। आपको पता है ना कि मुझे मोटी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। शादी में तो लड़कियां मोटी ही लगती हैं, क्योंकि उसने इतनी सारी ज्वेलरी और लहंगा सब कुछ पहना हुआ होता है। तुझे लहंगे की वजह से वो लड़की मोटी लग रही होगी। नहीं माँ, लड़की सच में मोटी है। आपने मेरे साथ धोखा किया। मैं इस मोटी लड़की से कभी भी शादी नहीं करूंगा। बेटा, लगता है तुम्हारी कसम भूल गया है। अगर तू इस लड़की से शादी नहीं करेगा तो तू मेरा मरा मुंह देखेगा। अमित अपनी माँ की कसम के चलते ना चाहते हुए भी राधा के साथ शादी कर लेता है। शादी के अगले दिन जब राधा साड़ी में उसके सामने आती है, तब भी वह उतनी ही मोटी लग रही होती है जितनी वह लहंगे में लग रही थी। तभी अमित अपनी माँ से बोलता है। अब आप क्या ही बोलेंगे? इस लड़की ने यह लहंगा पहना हुआ है, उसके बाद भी ये मोटी दिखाई दे रही है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप, ये कितनी मोटी है? हाँ, ये मोटी ही है, क्योंकि मुझे मोटी लड़कियां ही पसंद है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर में कोई सूखी हड्डी सी लड़की बहू बनकर आए,
जिसके ऊपर ना ही कपड़ा अच्छा लगे और ना ही कोई श्रृंगार। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि मुझे अच्छी सी लड़की से मिलवाइए, ना कि किसी मोटी से। मैं शादी करूँगा तो अपनी मर्जी से। जब तक मुझे लड़की पसंद नहीं आएगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। और मैं इस मोटी भैंस को पसंद करूँ, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। इस लड़की को अपने पत्नी कभी नहीं मानूंगा मैं। आपको यह मोटी लड़की बहू के रूप में चाहिए ना, तो आप ले लीजिए, लेकिन अब आपको आपका बेटा नहीं मिलेगा। तू कहना क्या चाहता है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो बोलना है साफ साफ बोल। माँ, आपको बहुत जल्दी ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको पछताने के अलावा और कुछ नहीं करने को मिलेगा। अमित इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और बहुत सोचने के बाद अमित राधा के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता है। उसका मोटापा देखते ही उसे गुस्सा आने लगता है। तभी एक दिन अचानक वह अपनी माँ सरोज के नाम पर एक लेटर छोड़कर हमेशा के लिए अपनी पसंद की लड़की को लेकर अपना घर छोड़कर सभी से दूर चला जाता है। तभी साफ सफाई करते समय राधा को वह लेटर मिलता है, जिसे लेकर वह अपनी सास के पास जाती है। लेटर पढ़ने के बाद सरोज के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है और वह बोलती है, हे भगवान, इस नालायक ने क्या कर दिया? मुझे इस लड़के से ये उम्मीद नहीं थी। अब मैं अपनी नई नवेली बहू का क्या करूँगी? ये अपनी जिंदगी किसके सहारे काटेगी? माँ जी, आप चिंता मत करिए। आप वो पहली औरत है जिसे मेरे मोटापे से कोई परेशानी नहीं है। आपने मुझे एक माँ होने का प्यार दिया है, बहू होने का सम्मान दिया है। मैं आपके सहारे ही अपनी जिंदगी काट लूंगी। बहू, तुझे अपने पति के जाने का जरा सा भी गम नहीं है। वो तुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है। माँ जी, ऐसे पति के जाने का क्या ही अफसोस करना, जिनकी नजर में उनकी पत्नी की कोई वैल्यू ही ना हो। उन्हें तो बस सुंदरता से प्यार था। उन्हें मैं सुंदर नहीं लगी तो वो मुझे छोड़ के चले गए। लेकिन आपको मैं वैसे ही बहुत पसंद आई हूँ, तो मैं आपके सहारे अपनी जिंदगी काट लूंगी। अपनी बहू की बात सुनने के बाद सरोज में भी हिम्मत आ जाती है और समय के साथ सरोज भी अपने बेटे से दूर होने का गम भूल जाती है। दिन बीतते जाते हैं, तभी उसकी मुलाकात अपनी सहेली के बेटे कार्तिक से होती है। कार्तिक एक बहुत ही अच्छा लड़का था। अपनी माँ के जाने के बाद वह सरोज को ही अपनी माँ मानता था। एक दिन वो सरोज से मिलने उसके घर आता है। तभी उसकी मुलाकात राधा से होती है और वह बोलता है, जी मुझे सरोज जी से मिलना है। तो क्या वो यहीं रहती हैं? जी हाँ, वो यहीं रहती हैं। वो मेरी सास हैं। वो किसी काम से बाहर गई हैं। आप थोड़ी देर इंतजार करिए, वो आती ही होंगी। ठीक है, मैं यहीं पर उनका वेट करता हूँ। आपने एक गिलास पानी ला दीजिए, गला बहुत सूख चुका है। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कार्तिक बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी जी नमस्ते। वो ना आपसे मुलाकात उस दिन ना सही से हो नहीं पाई थी। वो जल्दबाजी में था तो जल्दी से निकल गया था, लेकिन आज ऑफ था तो सोचा आपसे मिल लेता हूँ। अच्छा किया बेटा, वैसे भी मैं घर में बैठे बैठे अकेले बोर हो जाती हूँ। तू आ गया तो मेरा थोड़ा मन लग जाएगा। आंटी जी आपसे एक बात पूछनी थी, क्या मैं पूछ सकता हूँ? आप बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं बेटा, तेरी किसी भी बात का मुझे बुरा नहीं लगता है और ना ही मैं बुरा मानूंगी। पूछ, तुझे क्या पूछना है? आंटी जी वो जो लड़की थी ना यहाँ पर, वो कौन थी? क्योंकि वो तो खुद को इस घर की बहू बता रही थी, लेकिन दिखने में कुंवारी थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे चल क्या रहा है। मतलब एक कुंवारी लड़की अपने आप को आपकी बहू बता रही है। क्या आप मुझे समझा सकते हैं ये सब हो क्या रहा है? कार्तिक से पूछने के बाद सरोज उसे सब बता देती है, जिसे सुनने के बाद कार्तिक हैरान रह जाता है, क्योंकि राधा बेशक मोटी थी लेकिन दिखने में सुंदर और सारे कामकाज भी जानती थी। राधा के जीवन की सच्चाई जानने के बाद उसने राधा का हाथ थामने का फैसला किया और तुरंत ही यह बात सरोज के सामने रख दी। सरोज ने भी अपनी बहू की भलाई सोचते हुए हाँ कर दी और कुछ टाइम बाद मोटी बहू की शादी अपने इकलौती सहेली के बेटे कार्तिक से करवा दी और एक माँ होने का फर्ज निभा दिया। कमला देर शाम सुषमा के घर आती है तो देखती है सुषमा खाट पर लेटी हुई बीड़ी पी रही है। अरे राम रे राम, सुषमा ये क्या कर रही है तू? और तेरी बहू नहीं है क्या घर में, जो खाट पर पड़ी पड़ी सुट्टा लगा रही है? अरे तुझे किसी ने बताया नहीं? ये सुट्टा नहीं जहर है। जहर किसी दिन यही तुझे सुड़क जाएगा। पता है मुझे, लेकिन क्या करूं, मेरी आदत है। वैसे तू अपना बता, यहाँ किस काम से आई है? मुझे तो ऐसे ज्ञान दे रही है जैसे
जैसे खुद पी ही नहीं हो कभी बीड़ी। ला मुझे भी दे, जब इतनी बदनाम हो ही गई हूँ तो पी ही लेती हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता था तू भी अपनी बहू से चुरा कर यहाँ सुट्टा ही मारने आई है। हाँ, तुझे जब पता है तो इतना सवाल जवाब क्यों करती है? वैसे तो तुझे क्या ही काम है? तेरी बहू अभी कढ़ी चावल बेच कर आएगी तो उसमें से बचा कुचा ही तुम लोग खाओगे। हाँ, अब क्या करे, खाना तो पड़ेगा ही। ऐसे बर्बाद भी तो नहीं कर सकते ना अन्न को हम। वैसे कमाई तो तेरी बहू अच्छा खासा कर रही है, बेटा भी मेहनत मजदूरी कर ही रहा है, और तू है जो मुफ्त की रोटी के साथ साथ ये मुफ्त का सुट्टा मार रही है। अरे सुषमा, कुछ तो शर्म कर ले। ना ही मुझे इस उम्र में शर्म बची है और ना ही मुझसे अब काम किया जाएगा, तो मैंने भी सोचा जो कि 4 दिन की जिंदगी बची है उसे आराम से ऐश मौज में क्यों ना काट दूं। कमला और सुषमा ये बातें कर ही रही होती हैं, तभी सुषमा की बहू रिंकू अपनी कढ़ी चावल की रेड़ी लिए घर आती है। ये ले, आ गई तेरी बहू। मैं तो चली, मुझे बहुत काम है। अरे बहू, आ गई तू? रुक, मैं अभी आती हूँ सामान उतरवाने। क्या हुआ तेरे चेहरे को, क्यों इतना उतरा हुआ है? सब ठीक तो है ना? माँ जी, आज तो कड़ी चावल बिके ही नहीं है, न ही पैसे निकल पाए और नुकसान अलग से हो गया। अरे बहू, तुझे हिसाब से कड़ी चावल बनाने चाहिए थे ना। वैसे मैं तुझे पहले से ही कह रही हूँ, तू ये कड़ी चावल ही चेंज कर दे, क्योंकि लोग भी काफी समय से एक ही चीज खा खा कर बोर हो गए हैं। हाँ माँ जी, ये तो आप सही कह रही हो, लोगों को एक ही स्वाद से नफरत हो गई है। लेकिन मैं दूसरा और क्या बनाऊं, ये भी तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। बहू, राजमा चावल बना ले, पूरी सब्जी बना ले, छोले भटूरे बना ले, या फिर वड़ा पाव, पकोड़े, समोसे, इतना कुछ तो बता दिया। जो तुझे सही लगे वो बना ले, लेकिन इस कढ़ी चावल को बदल, इसमें कोई मजा नहीं आ रहा, मैं बता रही हूँ। ठीक है माँ जी, लेकिन कुछ और लगाने के लिए सोचना भी तो पड़ेगा ना, उसके लिए पैसे भी तो होने चाहिए। हाँ तो ठीक है, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया, अब तेरा काम है अपने काम को बेहतर बनाना। रिंकू अब सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा ही रहा तो बची कुची जमा पूंजी भी चली जाएगी और रोज ही नुकसान झेलना पड़ेगा। उसे जो करना है जल्दी ही करना होगा। अब अगले दिन सुबह सुबह जब रिंकू लाला की दुकान पर जाती है तो उसे लाला की पत्नी लैला मिल जाती है। अरे रिंकू बहन, कैसी हो? बड़े दिनों बाद दिख रही हो। हाँ, बस सुबह से शाम तो दुकान पर ही हो जाती है, तो मुझे भी समय नहीं मिल पाता, और दुकान का सामान लेने माँ जी ही आती हैं। हाँ वो तो है बहन, अब कमाए नहीं तो खाएंगे कहाँ से। वैसे अंडा कड़ी की दुकान लगाती हो ना तुम? जी नहीं, कड़ी चावल की दुकान लगाती हूँ। वैसे अंडे चावल की दुकान भी अच्छी लगेगी। मैंने सोचा अंडे कड़ी की दुकान है, मैंने तो इसलिए बोला क्योंकि अंडा लेना होता तो मेरी दुकान से सही दामों में अंडा मिल जाता। अच्छा, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। अगर कभी मैंने अंडे चावल की दुकान लगाई तो आपको जरूर कहूँगी। रिंकू को तो बस लाला की पत्नी लैला से एक नई डिश के बारे में पता चलता है। उसके बाद अगले ही दिन रिंकू अंडे चावल की दुकान खोल लेती है। अरे गर्मा गर्म अंडा चावल खा लो, एक बार जो खाएगा वो बार बार आएगा। गर्मा गर्म अंडा चावल। अरे क्या बात है बहन, कल तो कढ़ी चावल चल रहा था, अब अचानक क्या हुआ जो ये अंडे चावल की दुकान लगा ली? लेकिन ये अंडा आप लाती कहाँ से है? वो क्या है ना, आज ही आपने अंडे चावल की दुकान लगाई है, वहीं दूसरी तरफ लाला जी की दुकान से कोई अंडे चोरी करके ले गया है। अरे दैया, ये तो गलत हो गया। मुझे तो अभी अभी तुमसे ही पता चला है। जहाँ एक तरफ रिंकू के पहले ही दिन अंडे चावल की बिक्री अच्छी होती है, वहीं दूसरी तरफ लाला की दुकान में अंडे के चोरी की खबर गांव वालों को लगती है। सुषमा, सुना है तेरी बहू ने अंडे चावल की दुकान लगाई है, कड़ी चावल छोड़कर। वैसे सच बता, इस दुकान को लगाने में तुम सास बहू ने कितना झोल किया है? ये ले, तू भी सुट्टा मार ले, मुझे पता है तो इसीलिए ही यहाँ आई है। ला दे, देख मैं यहाँ सुट्टा मारने से ज्यादा जानने आई हूँ कि लाला के अंडे की दुकान में चोरी किसने की। देख सुषमा, मैं भी कमला हूँ और तू तो जानती है मेरी नजर चील की नजरों से भी ज्यादा तेज है। अच्छी बात है, तो जाकर पता लगा ही ले कि किसने चोरी की है लाला की दुकान से अंडे की। और हो तो ये भी सकता है कि लाला ने खुद ही अंडों को छुपाकर झूठ बोला कि उसके अंडे चोरी हो गए हैं। और तू भी ये जानती है कि हमारा और लाला का पिछला हिसाब किताब बाकी है। वो मुझे और मेरी बहू को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है।
ये ले सुषमा, 555 बीड़ी का बंडल मुझे लाला की दुकान से मिला है। अभी मैं वहीं से आ रही हूँ। अरे ला दे, मेरा ही गिर गया होगा। बहू को मैंने बोला था कि संभाल कर रख ले, और सुबह से इसे ही ढूंढ रही थी मैं, मिल ही नहीं रहा था, नया लाना पड़ गया। क्या बात है सुषमा, अपने मुंह से बक दिया ना कि लाला की दुकान से अंडा चोरी तुम सास बहू ने ही किया है। ये मैंने क्या बक दिया? देख कमला, तू तो अपनी है और तू तो जानती है कि उस लाला में कितनी अकड़ है। बस उसकी अकड़ को कम करने के लिए सबक सिखाया। उस दिन देखा नहीं कैसे तुझे बीड़ी नहीं दे रहा था उधार। देख, मैं तो तेरी अपनी जबी बनती हूँ ना जब तुझे कुछ काम होता है, उससे पहले तो तू मुझे पूछती भी नहीं है। देख, तू जो कहेगी मैं तेरी सारी बातें मानूंगी। तू कहे तो मैं तेरी बहू को तेरे और रामलाल के चक्कर के बारे में भी नहीं बताऊंगी। अच्छा याद दिलाया तूने। तू ही ने तो मेरी बहू के कान भरे हैं ना। तूने ही कहा था ना उसे कि मैं रामलाल के साथ बीड़ी पीती हूँ। अरे अब तो मुझे भी वो रामलाल भाव दे रहा था, लेकिन मैंने जैसे ही तुम दोनों को एक दूसरे की बीड़ी सुड़कते हुए देखा, तभी मैंने तेरी बहू को सब बता दिया। चल ठीक है, तू इतना गिड़गिड़ाने में लगी है तो मैं नहीं कहूँगी किसी से, लेकिन मुझे रोज शाम अंडा चावल चाहिए होगा। अरे मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, तभी तो कहूँ ये इतनी जल्दी कैसे मान गई। चल ठीक है, रोज शाम तुझे अंडे चावल मेरी तरफ से भीख में। लाला के अंडे तो दोनों सास बहू ने चुराए थे। जहाँ एक तरफ लाला अपने दुकान में अंडों की चोरी हो जाने से रोध हो रहा था, वहीं रिंकू के अंडे चावल की दुकान अच्छी खासी चल पड़ती है। पहले ही दिन रिंकू की अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। अब देर शाम जब रिंकू घर आती है तो वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज तो बहुत अच्छी बिक्री हुई है। जितने अंडे लेकर गई थी ना, सबकी सब बिक गई माँ जी। अरे बहू, थोड़ा तो बचा लाती। तुझे पता भी है हमारी चोरी के बारे में कमला को सब खबर है, और उसने ये बात अपने तक रखने के लिए रोज अंडा चावल की भीख मांगी है। अरे तो आप क्यों मान गई? आने दो, उनकी खबर तो मैं लेती हूँ। चलो माँ जी, ये सब छोड़ो और कल के अंडे चावल का इंतजाम किया जाए। आज की कमाई देख के तो दिल खुश हो गया बस। और लाला से भी अपना पुराना बदला पूरा हो गया। कहते लाला ने उधारी के राशन में 2000 ज्यादा पैसे लिए थे हमसे। हाँ, तभी तो मैंने ठान लिया था मैं भी अपने पैसे वसूल करके रहूंगी। रिंकू की कड़ी चावल की दुकान के बाद अंडे चावल की दुकान चल पड़ती है, जिससे दोनों सास बहू को अच्छी खासी कमाई होने लगती है। शांति का पति रमेश मजदूरी करता था और उसकी एक बेटी रेनू और बेटा उमेश सभी साथ में रहते थे। रेनू की उम्र दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी और रेनू की शादी के लिए लड़के वाले देखने आते थे, पर बाद में मना कर देते थे। दूसरी तरफ शांति का बेटा उमेश, जिसको शांति ने लाड पर चढ़ा रखा था, जिसकी वजह से उमेश कामचोर निकल गया था। हे भगवान, पता नहीं कब मेरी बेटी रेनू की शादी होगी। बेचारी की उम्र भी इतनी हो गई है, पर अभी तक घर में कोई खुशियाँ नहीं आई। अरे शांति, तुम चिंता मत करो। हमारी बेटी की किस्मत में जब होगा ना, तो अच्छा लड़का मिल जाएगा और चट मंगनी पट ब्याह भी हो जाएगा। अगर आज तुम अच्छे पैसे कमाने वाले होते तो शायद मेरी बेटी का रिश्ता किसी अच्छे घर में होता। आज शादी हो जाती। जिंदगी भर बस गरीबी ही देखी है। अगर तुम्हें ज्यादा गरीबी लग रही है ना, तो घर में तुम्हारा बेटा उमेश भी तो है। उसे सर पे क्यों चढ़ा के रखती हो? उस कामचोर को बोलो ना बाहर जाके काम करे। सारा दिन घर में पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता। अरे मेरे बेटे के बारे में कुछ गलत मत बोलो। अभी उसकी उम्र खेलने कूदने की है, ना कि मजदूरी करने की। शांति अपने बेटे के पक्ष में अपने पति रमेश से बहस करती है। कुछ देर बाद रमेश के पास उसके बचपन के दोस्त अशोक की बेटी रितिका का फोन आता है। अशोक की तबीयत खराब होने के कारण रमेश अशोक को देखने के लिए गांव जाता है। अशोक, तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं रमेश, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मुझे मेरी बेटी की चिंता लगी हुई है। मेरे जाने के बाद मेरी बेटी रितिका बिल्कुल अकेले रह जाएगी। रितिका की लंबाई की वजह से रिश्ते के लिए कोई हाँ नहीं कर रहा है। पता नहीं मेरे जाने के बाद उसका क्या ही होगा, कैसे शादी होगी उसकी। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हो? और आपको कुछ नहीं होगा। अंकल जी, पिताजी को समझाइए ना, ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी। अशोक, तूने मेरी हर चीज में मदद की है और मैं तुझसे वादा करता हूँ
तेरी बेटी की शादी मैं अपने बेटे उमेश से करवाऊंगा और रितिका ही मेरे घर की बहू बनेगी और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और देखना, शादी के बाद हम दोनों समधी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी दिखाई देंगे। पिताजी आप चुप क्यों हो गए? कुछ बोलिए ना। देखिए ना अंकल, पिताजी को क्या हो गया, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। डॉक्टर देखिए ना, अशोक को क्या हो गया है, ये तो कुछ बोल भी नहीं रहा। कुछ देर बाद डॉक्टर आके बताता है कि अशोक का देहांत हो गया है। अशोक के देहांत के बाद कुछ दिन बाद रमेश रितिका को अपने घर ले आता है और अपने दोस्त अशोक से किए हुए वादे को पूरा करता है। शांति, हम रितिका और उमेश की शादी के बारे में सोच रहे हैं और मैं चाहता हूँ रितिका हमारे घर की बहू बने। शायद हमारा बेटा भी शादी के बाद सुधर जाए और जिम्मेदारी आने पे काम काज करने लग जाए। ये तुम क्या बोल रहे हो? और उमेश इतनी लंबी लड़की से शादी के लिए बिल्कुल नहीं मानेगा। पिताजी, माँ सही बोल रही हैं। उमेश उससे शादी के लिए मना करेगा और वो इतनी लंबी है कि हमारे बीच में अजीब लगेगी। रेनू, तू अपनी जुबान बंद रख। मुझे पता है उमेश मेरी बातों को बिल्कुल नहीं टालेगा। वो मेरे बोलने पे रितिका से शादी करेगा। पापा जी, रितिका की कद देखी है आपने? अरे वो मुझसे बहुत लंबी है और पाँव देखे उसके, बच्चों जैसे हैं। अगर शादी कर ली मैंने उससे तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। बेटा, अशोक ने मेरी बहुत मदद की थी और तू अपने बाप का मान रखेगा या नहीं? उमेश अपने पिताजी के कहने पर रितिका से शादी कर लेता है। शादी के बाद रितिका पूरा घर संभालती थी। रितिका और उमेश की शादी से रमेश के अलावा कोई खुश नहीं था और रितिका से कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए थे। बहू, तू इतनी लंबी है और दूसरा तेरे पैर बच्चों की तरह छोटे हैं। पता नहीं कौन सी कोख से जन्म लिया है तूने। तू बहुत खुशकिस्मत है जो तेरी शादी मेरे बेटे से हुई है, वरना तुझे देखकर तो कोई दोबारा देखे भी ना। माँ, आप सही बोल रही हो। इसका तो लंबा कद देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी है और नीचे देखो तो लगता है बच्चा खड़ा है। शांति, थोड़ी तो शर्म करो। रितिका तुम्हारी बहू है, किस्मत उसकी नहीं तुम्हारी खुली है। तुम दोनों माँ बेटी आराम फरमा रही हो, वो सब इस बेचारी के कारण हो रहा है और ये पूरा घर अकेले संभाल रही है। सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। रेनू और शांति के इतना बोलने के बाद भी रितिका कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। रितिका रात को कमरे में अपने पिताजी की तस्वीर देखकर याद करके रोती रहती थी। रितिका को देख उमेश उससे कभी नहीं पूछता था और चुपचाप से अपने कमरे में आकर सो जाता था। फिर एक दिन शांति की पड़ोसन रीता आती है। शांति बहन, जब से तेरी बहू आई है तूने तो घर पर आना ही छोड़ दिया। क्या बताऊं रीता बहन, जब से मेरी बहू आई है मुझे तो घर से बाहर निकलने में भी शर्म आती है। कहीं मेरी लंबी बहू की वजह से मेरा मजाक ना बने। मुझे तो बाजार से इसके नाप की चप्पल लाने में भी शर्म आती है। कोई पूछ न ले कि ये बच्चों वाली चप्पल किसके लेकर जा रही हो। और तू बता कैसे आना हुआ तेरा? मैं तो बस आराम से घर में फ्री बैठी थी तो सोचा तुझसे मिल आऊं और तेरी बहू को भी देख लूं। तेरे बेटे की शादी में मैं तो गांव में थी, इसलिए तेरी बहू को देख नहीं पाई। वैसे कहाँ है तेरी बहू? कहीं दिख नहीं रही है। शांति रितिका को आवाज लगाकर बुलाती है और रितिका रसोई में जाकर दोनों के लिए चाय बनाकर लाती है। रीता चाय पीते पीते रितिका के पैर देखती है और खुश होकर शांति से बोलती है, वैसे शांति बहन, तेरी बहू लंबी है पर तेरी बहू तुम्हारे लिए एक लक्ष्मी है और तू बहुत भाग्यशाली है जो तेरे घर में ऐसे छोटे पैरों वाली बहू आई है। शादी को तो हफ्ता भर हो गया पर अभी तक तो कोई भाग्य नहीं खुला। ऊपर से घर में पैसे की इतनी तंगी चल रही है। बहू, मैं तेरे लिए छोटे नाप की चप्पल ले आई और तू अब से बिना चप्पल के नहीं रहेगी, समझी? वरना कोई और पड़ोसन घर में आएगी, देखेगी तुझे बिना चप्पल के तो मुझे ही बोलेगी। शाम होते ही सारे खाना खाते हैं। तभी शांति के फोन पर रेनू के रिश्ते के लिए फोन आता है और रेनू का रिश्ता पक्का हो जाता है। सभी रेनू की शादी की तैयारी में लग जाते हैं। कुछ दिन बाद रेनू की भी शादी हो जाती है। देखा शांति, हमारी बहू के घर में प्यार पड़ते ही हमारी बेटी रेनू की शादी भी हो गई, वरना काफी समय से
लड़के वाले मना करके चले जाते थे और बहू के आने के बाद एक अच्छे लड़के का रिश्ता आया और शादी हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हमारी बेटी की इतनी अच्छी किस्मत थी जो आज मेरी बेटी इतने अच्छे परिवार में गई है। माँ, पापा जी, आज मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आप लोग बहुत खुश हो जाओगे, इतने खुश होगे कि नाचने लगोगे। अब बताएगा भी, हमें खुशी किस बात की? बस अकेला ही खुश होता रहेगा। माँ, मेरी जॉब लग गई, अब मैं रोज ऑफिस जाऊंगा। अरे वाह बेटे, ये तो बहुत खुशी की बात है, तूने तो दिल जीत लिया। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ जो तेरा भी काम लग गया और रेनू की भी शादी हो गई और मेरी बहू आने के बाद मुझे घर की सारी चिंता बिल्कुल खत्म हो गई। रितिका बहू, मेरी पड़ोसन सही बोल कर गई थी, तू इस घर में लक्ष्मी बनकर आई है। घर में तेरे पैर पड़ने से मेरी बेटी की भी शादी हो गई और मेरे बेटे की नौकरी भी लग गई। मुझे माफ कर देना बहू, जो मैंने तुझे इतना भला बुरा कहा, सबके सामने तेरा मजाक बनाया और तूने कभी पलटकर मुझे जवाब नहीं दिया। तू मेरी बहू नहीं, बेटी है। सबसे बड़ी खुशी की ये बात है कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया और तुमने रितिका को बहू नहीं बेटी माना। शांति अपनी बहू रितिका को गले लगा लेती है। उमेश भी रितिका से माफी मांग लेता है और रितिका से अच्छे से बात करने लगता है। शांति अपनी बहू को रोज बाजार लेकर जाती है। जो भी बाजार में रितिका के लंबे कद का मजाक बनाते थे, शांति उससे लड़ाई करने लग जाती थी। रितिका भी अपने पति उमेश और अपने सास ससुर के साथ बहुत खुश थी।